नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है सेकंड पेपर के सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। और सी प्लस प्लस के सीरीज को शुरू करने के साथ ही हमने सी प्लस प्लस के इतिहास यानी उसके इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर जो होता है उससे रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ लिया है। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखेगा। और अपने सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो उनको एक बेहतर तरीके से और मजबूत तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी सी लैंग्वेज के कंप्लीट जो आपको सीरीज पढ़ाई गई है, प्लीज आप सभी उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वापस सी प्लस प्लस के अंदर देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और जहां पर भी आप, जिस ग्रुप में भी आप ज्वाइन हैं, जहां पर भी आप जुड़ रखे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। प्लीज आप सभी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर जल्द से जल्द हमें 10 के सब्सक्राइबर को क्लियर करने में आप सभी अपना सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है डेटा टाइप के बारे में। किसके बारे में है भाई? डेटा टाइप के बारे में जो है हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। मतलब डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जो है इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों वैसे मैंने डेटा टाइप का कंप्लीट एक जिस प्रकार से उसकी डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ बेस कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा का पूरा मैंने सी लैंग्वेज में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं वापस सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझाऊं। लेकिन सी प्लस प्लस के डेटा टाइप को तो अपन को पढ़ना ही है, लेकिन उसकी जो एक डेफिनेशन और उसका जो बेस होता है किस प्रकार से, मतलब आपको मैंने बोला था कि मेन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी लैंग्वेज में सेम होंगे। ठीक है ना, तो आप उस वीडियो को भी, उन सी लैंग्वेज की सीरीज को भी आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा, मेरी यही राय रहेगी आपके लिए। अब देखिएगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पहले इसको जानिए आप। ठीक है, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले आप डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए कि आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूं, जैसे किसी का नाम है संपत, ठीक है, या मेरी जो एज है वो है मान लियो 23 है, ठीक है, और मेरे पास कोई भी मोबाइल है। ठीक है, तो मैं कुछ वर्ड आपके सामने रख रहा हूं। मैं जैसे जोधपुर सिटी से हूं, मेरी एज 23 है, मेरा नाम संपत लिलड़ है और मेरा चैनल का नाम एनवीरा एजुकेशन है। तो ये बहुत सारे पॉइंट आपके सामने आए हैं। अब अगर आप यहां पर देखते हैं, और जैसे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने रख देता हूं, जैसे मेरी हाइट जैसे मान लिया कि 5.6 है, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तीनों का तीनों भी डेटा भी अगर हम मैच करते तो भी ये अलग अलग हो गया। जैसे ये नॉर्मल आपके न्यूमेरिक वैल्यू है, ये दशमलव वाली वैल्यू है, यहां पर आपके देखेंगे तो ये स्ट्रिंग है, यानी कैरेक्टर से मिलकर एक स्ट्रिंग बनी हुई है। तो तीनों अलग अलग प्रकार का डेटा है। अब इन डेटा की अलग अलग साइज भी होगी मेमोरी में। जब भी ये डेटा स्टोर करवाया जाएगा, ये वैल्यू स्टोर करवाई जाएगी, तो इसका साइज भी अलग होगा। और इनको स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार के अपन को टाइप्स, यानी ये टाइप्स अलग अलग हैं। यहां पर ये कैरेक्टर है, ये नॉर्मल आपके न्यूमेरिक वैल्यू है, यहां पर देखो ये आपके फ्लोटिंग वैल्यू है, यानी ये दशमलव वाली वैल्यू है। तो इन सभी को डेटा को स्टोर करने के लिए, इनके जो डेटा टाइप जो होते हैं इनको हैंडल करने के लिए, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे तो वहां पर डेटा टाइप्स पहले से डिफाइन होते हैं। ठीक है ना, वहां पर डेटा टाइप्स पहले से डिफाइन होता है। तो एक डेटा टाइप की अच्छी सी डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि डेटा टाइप जो होते हैं किसी भी वेरिएबल में या मेमोरी के स्थान के अंदर, भाई मेमोरी का जो जगह होता है उसी को जो हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर किया जा रहा है तो वो डेटा तो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के डेटा को हैंडल करने के लिए जो है डेटा टाइप डिफाइन किए हुए होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसी प्रकार से सी प्लस प्लस के अंदर भी कुछ डेटा टाइप पहले से बने हुए हैं, जो आप जैसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहां पर कौन सा डेटा टाइप है। इनके अलावा भी यूजर कई बार क्या होता है कि अपने अनुसार भी अलग प्रकार का डेटा टाइप बना के उसको स्टोर करने की कोशिश करता है, जिसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब देखिएगा सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप के रिगार्डिंग, डेटा टाइप यह निर्धारित करता है कि किसी वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू, और वो जो वैल्यू जो होगी या जो वो डेटा होगा, वो जो स्टोर होगा, वैल्यू या जो डेटा जो स्टोर होगा वो वेरिएबल के मतलब मेमोरी में कितना स्थान लेगा, और उसके साथ ही वो वैल्यू किस प्रकार की स्टोर करेगा। ये दोनों की दोनों कौन डिसाइड करता है? डेटा टाइप करता है।
अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अब ब्रॉडली अगर आप देखते हैं तो C++ में जो डेटा टाइप होता है उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में। पहला होता है आपके बेसिक डेटा टाइप। कौन सा टाइप होता है साथियों? बेसिक डेटा टाइप। दूसरा होता है आपके डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, एरे और पॉइंटर 2 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप में। फिर आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब जिसको यूजर अपने आवश्यकता के अनुसार बनाता है। तो वे कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रक्चर और यूनियन। आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में समझा रखे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जो बंदा अभी डबल बार देख रहा है तो मैं कह रहा हूं आज उसको पूरा कंठस्थ होने वाला है डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम एक एक करके बेसिक डेटा टाइप के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम आगामी वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। यानी जब एरे का टॉपिक आएगा तब हम इसके बारे में जानेंगे। और ये एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन चारों का एक एक क्लास पूरा अलग से आएगा जिस टाइम हम इनको देखेंगे। आज हम पूरे के पूरे बेसिक डेटा टाइप को क्लियर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर पहला जो डेटा टाइप का प्रकार है वो है आपका इंटीजर डेटा टाइप। क्या है? इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम इंट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? इंट कीवर्ड का। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड जिनका पहले से जिनका डेफिनेशन जो है पहले से कंपाइलर को पता होता है। तो इंट कीवर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? इंटीजर डेटा टाइप के लिए। इंटीजर डेटा टाइप सभी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जो न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं नॉर्मली उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? इंटीजर करता है। इंटीजर डेटा टाइप 2, 4 और 8 बाइट के भी हो सकते हैं। वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेसर चला रहे हैं। अगर आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर जो है वो 16 बिट का है तो आपके लिए जो है यहाँ पर इंटीजर का जो साइज है वो आपके 2 बाइट मिलेगा। अगर आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो 32 बिट का है तो आपको वहां पर जो है उसका साइज 4 बाइट देखने को मिलेगा। और ज्यादातर आपको पता होगा कि हम 32 बिट का जो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर में यूज करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखते हैं, अगर आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो अगर आपके 64 बिट का है तो आपका जो साइज होगा उस इंटीजर का वो आपके 8 बाइट का होगा। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आ चुका है पहले भी 32 बिट की रिगार्डिंग, कि 32 बिट अगर आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर है तो वहां पर आपके इंटीजर का साइज क्या होगा? तो 4 बिट, 4 बाइट जो है याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर डेटा टाइप और उनके रेंज तथा उनके साइज को जान लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो रेंज है आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप इस रेंज को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको जो है कोशिश करूंगा कि भाई इनके साइज और डेटा टाइप के बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर सी लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। तो अगर आपके पास इंटीजर डेटा टाइप है, 16 बिट का आपके प्रोसेसर है तो उसका साइज होगा 2 बाइट। कितना होगा? 2 बाइट, ठीक है ना। 16 बिट का प्रोसेसर है तो 2 बाइट साइज रहेगी आपके। 32,768 से लेकर 32,763 तक आपके साइज रहती है इसकी, ठीक है ना। और अगर आपके पास जो है 32 बिट का प्रोसेसर है तो इंटीजर का साइज 4 बाइट का होगा और ये इसके लिए रेंज होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास कंप्यूटर में प्रोसेसर 64 बिट का है और इंटीजर अगर आप डेटा टाइप को ज्ञात कर रहे हो तो वहां पर आपके साइज 8 बिट रहेगा। तो तीनों चीजें याद कर लो अभी के अभी। अगर आप इंटीजर डेटा टाइप यूज कर रहे हो, प्रोसेसर अगर 16 बिट है तो 2 बाइट रहेगा आपका साइज, 32 बिट है तो 4 बाइट रहेगा और 16 बिट है तो आपके यहां पर 8 बाइट रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप अनसाइंड इंटीजर का यूज करते हैं 16 बिट प्रोसेसर के ऊपर तो वहां पर आपका साइज 2 बाइट का रहेगा। शॉर्ट इंटीजर की बात करते हैं तो वहां पर आपका साइज 2 बाइट्स का रहेगा। ये अभी जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये इंटीजर के रिगार्डिंग है, पर ध्यान रखिएगा। अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर की साइज एग्जाम में पूछी जा चुकी है इससे पहले भी, तो इसकी साइज जो है वो आपके 2 बाइट की रहती है और रेंज भी पूछी जा चुकी है कई दफा, तो इसकी रेंज ध्यान रखना 0 से लेकर 65,535 तक रहती है। साइंड शॉर्ट इंटीजर के बारे में अगर बात करते हैं तो वहां पर आपकी साइज 2 बाइट की रहती है और इसकी जो रेंज है वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है 32,768 से लेकर 32,763 तक। लॉन्ग इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपकी साइज जो है वो 4 बाइट की रहती है और इसकी रेंज यहां पर आपको देखने को मिल रही है ये
अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो साइज होता है मेमोरी वो होता है 4 बाइट्स का, और इसकी रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लास्ट अगर आप साइंड इंटीजर के लॉन्ग इंटीजर की बात करते हैं तो वहां पर आपको 4 बाइट का जो है साइज देखने को मिलता है। ये एक टेबल थी जिसके माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि इसकी साइज, रेंज और डेटा टाइप किस प्रोसेसर पर कितना क्या जो है साइज स्टोर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं जो है साइज ऑफ का यूज करना दिखाता हूं, ठीक है ना। साइज ऑफ की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा टाइप के बारे में, ठीक है ना, साइज ऑफ की मदद से हम किसी भी डेटा टाइप के साइज को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाए कि किसी भी डेटा टाइप का साइज ज्ञात करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो आप साइज ऑफ का यूज करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं जिसकी मदद से हम समझेंगे कि किस प्रकार से साइज ऑफ को यूज किया जाता है। तो देखो यहां पर मेरे पास एक हेडर फाइल हैज इंक्लूड iostream.h, ठीक है, हैज इंक्लूड iostream.h। मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने से पहले आप सभी को एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको टर्बो C++ के माध्यम से एक नॉर्मल सा हेलो वर्ल्ड का जो है आउटपुट आपको दिखाना चाहूंगा। लास्ट वाले क्लास के अंदर एक दो जने यूजर जो थे उनका ये भी आया था रिक्वेस्ट कि सर हमें इसका प्रैक्टिकल भी दिखाया जाए, तो उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर सभी साथी देख पा रहे होंगे तो आपके सामने मैंने टर्बो C++ के लिए जो है डॉस बॉक्स का स्क्रीन लेके आ चुका हूं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम टाइप करूंगा, उसके बाद उसका आउटपुट भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हैश इंक्लूड iostream.h जो है यूज करने वाला हूँ हेडर फाइल। ये इसलिए यूज करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं जो है सी आउट और सिन का यूज करूंगा, ठीक है। और इस बेसिक से कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने स्ट्रक्चर को वैसे लास्ट वाली क्लास के अंदर समझा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड को पहले प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं। अभी मैं यहां पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड को जो है आपके लिए शो करवाना चाह रहा हूं। तो अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैंने अभी नहीं जोड़ी है, जस्ट अभी जो है ताकि मैं एक एक करके आपको समझा पाऊं। एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है जिसमें मैं एक हेलो वर्ल्ड को कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। देखिए मैं कंट्रोल और F9 को प्रेस करता हूं तो आउटपुट आया है लेकिन आपको नहीं दिख पाया है। रीजन इसका ये है कि आप जो है उस आउटपुट को देख नहीं पाए हैं। यानी यहां पर अगर जाके मैं विंडोज के अंदर जाके अगर मैं आपको यहां पर आउटपुट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए आपके सामने हेलो वर्ल्ड आ रहा है, बट आपको जो है रन टाइम पे दिखा नहीं है जब आपने रन किया था। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि यहां पर एक और हेडर फाइल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं एक हेडर फाइल को ले रहा हूं हैश इंक्लूड io.h कॉन्फ़िगरेशन io.h, ठीक है। और यहां पर मैं लास्ट में जो है इसके लिए और फंक्शन यूज कर लेता हूं गेट ch। इस फंक्शन के बारे में मैंने लगभग 3 से 4 बार आपको बता दिया है कि गेट ch फंक्शन का अभी एक हाल ही में इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका विप्रो में कि गेट ch जो है वो किस प्रकार का फंक्शन है। तो बहुत सारे ये क्वेश्चन इसका आंसर देते हैं कि गेट ch जो है फंक्शन का जो यूज होता है वो स्क्रीन को रोके रखने के लिए काम होता है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। वो ये है कि गेट ch एक प्रकार का इनपुट फंक्शन है जो एक कैरेक्टर को, ठीक है ना, एक कैरेक्टर को क्या कर लेता है, ये इनपुट लेता है। तो ये जब तक यूजर कोई भी एक की प्रेस करता है या जब तक वो कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं देता तब तक क्या होता है, स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है ये। अब मैं आपको एक सिंपल सा इसको मैं प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए आपके सामने हेलो वर्ल्ड 2 बार छप चुका है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि यहां पर ओल्ड रिजल्ट भी साथ में आ रहा है। तो एक लास्ट हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि है CLR NCR का। CLR NCR फंक्शन का यूज करके हम ओल्ड जो रिजल्ट ऑलरेडी पहले उस कंसोल पे है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं अगर इसको कर देता हूं यहां पर रन, तो देखिए आपके सामने इसका आउटपुट भी आ चुका है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये स्क्रीन थोड़ा सा मैं इसका जो स्क्रीन है थोड़ा सा मैं मूव करके आपको इस साइड में लेके आ जाता हूं। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो यहां पर ये इस प्रकार से आप आउटपुट को देख सकते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे इंटीजर के बारे में थे, तो उसके बारे में एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको एक का प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं और बाकी का कॉन्सेप्ट आप आराम से समझ सकते हैं। चलिए अभी जो है पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं और जो अपनी पीडीएफ्स हैं उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आके प्रैक्टिकल को भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप देखते तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है मेरे पास, ठीक है ना, यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पर iostream.h हेडर फाइल है, और यहाँ पर मैं जो है सी आउट करके एक एक डेटा टाइप को जो है साइज ऑफ की मदद से जो है प्रिंट करवाते जा रहा हूँ, जिसका आउटपुट भी आपको जो है मैं अभी आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखा दूंगा भाई सभी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अगर इंटीजर का यूज कर लेता हूँ तो क्या आएगा साइज ऑफ का, अगर मैं यहाँ पर अगर मेरे पास 32 बिट है, भाई देखिए ये जो है अगर आप 32 बिट पे ही है तो इन तीनों का जो रिजल्ट होगा वो 32 बिट के अनुसार आएगा, अगर आप 16 बिट पे हैं तो इन तीनों का रिजल्ट 16 बिट के अनुसार आएगा, अगर आप 64 बिट पे हैं तो इन तीनों का रिजल्ट जो है वो 16 बिट के अनुसार आएगा, ठीक है ना। तो वो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोसेसर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है इसके बारे में। बाकी ये सारे के सारे जिस प्रकार आपको यूज करते रहने साइज ऑफ के अंदर, भाई साइज ऑफ जो तो उसके अंदर इसको पास कर दीजिए जिसका आपको यूज करना डेटा टाइप का साइज जो, ठीक है ना, जिसका भी साइज ज्ञात करना उसका साइज आप यहां पर लिख सकते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं, जैसे मैं आपके सामने टर्बो की स्क्रीन लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सा ये जो प्रोग्राम है इसको इनमें से कुछ रेंडमली मैं कुछ पॉइंट्स उठा के जो है आपको चेक करवा देता हूँ कि इसको कैसे यूज में लिया जाता है। पहले तो मैं जो है इस हेलो वर्ल्ड को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे मान के चलिए कि मुझे जो है इंटीजर का साइज देखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइज ऑफ, और इसके अंदर मैं इंटीजर को पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं अब इसका जो साइज है वो आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर जो है 2 लिखा हुआ आ रहा है, यानी यहाँ पर जो साइज है वो 2 बाइट्स आपके सामने ये जो है शो कर रहा है, ठीक है। ये जो साइज है इसका 2 बाइट्स आपको शो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है इसके अंदर और कोई नया पैरामीटर अगर पास करता हूं, ठीक है ना, तो वो उसके अनुसार आपको जो रिजल्ट है वो आपको जो है फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है आपके 2 बाइट्स जो साइज है वो साइज आपको दिखाएगा ये, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं किसी का भी एक रैंडमली जैसे साइज लेते हैं, लॉन्ग इंट अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकल की दिखा देता हूं आपको। अगर हम यहाँ पर लॉन्ग इंट का यूज करते हैं, तो यहां पर देखिए आपके सामने 4 आ रहा है। तो यहां पर मैं एक सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको जो समझाने जा रहा हूं वो ये है कि आप जो है साइज ऑफ की मदद से किसी भी डेटा टाइप का जो साइज होता है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां पर बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। जिस डेटा टाइप का साइज आपको ज्ञात करना है उसको साइज ऑफ के अंदर आप पास कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। ये आउटपुट जो है आप अपनी पीडीएफ को पूरा पढ़ के देख सकते हैं, मैंने 1-2 का रैंडमली आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आप जिनको भी पास करेंगे तो उनका साइज आपको ये दिखा देगा साइड का, और इसको हमने अभी टेबल के माध्यम से भी जस्ट देख ही लिया है सारा का सारा साइज इसका क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसके बाद जो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। तो देखिए कैरेक्टर डेटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम CHAR यानी कैर कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? कैर कीवर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कैरेक्टर के लिए। इंट का किसके लिए करते हैं? इंटीजर के लिए। सिर्फ एक ही कैरेक्टर को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर डेटा टाइप के अंतर्गत। जैसा कि मैंने आपको एरे के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जब स्ट्रिंग पढ़ा था हमने सी लैंग्वेज के अंदर, और कैरेक्टर पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि कैरेक्टर के अंदर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो वहां पर आपको एरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे मैं यहां पर एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना चाहता हूं तो मैं सिंपल सा कैर डेटा टाइप को यूज ले सकता हूं। अगर मल्टीपल कैरेक्टर मतलब पूरे एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो आपको डबल कोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आप किसका यूज कर रहे हैं? सिंगल कोटेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहां पर आप ले सकते हैं जैसे कै, और यहां पर एक एरे डिक्लेयर कर सकते हैं ARR, यहां पर आप लिख सकते हैं 10, और उसके अंदर आप जितना चाहे उस डेटा को जो है आप यहां पर स्टोर करवा सकते हैं। कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में जो है आपके लिए 1 बाइट का साइज जो है वो स्टोर करता है। 1 बाइट का जो साइज होता है वो घेरता है मेमोरी के अंदर। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं जिसकी मदद से आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारा जो है प्रैक्टिकल के अंदर कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा वैसे। तो चलिए अब चलते हैं हम टर्बो C++ की अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा मैं एक कैरेक्टर को स्टोर करके उसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर C नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक S को स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अब इसको अगर जो है हम प्रिंट करके देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं जैसे इसको एक दे देता हूँ फॉर्मेट कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है स्पेस देके इसके आगे सी को प्रिंट कर देते हैं।
और यहाँ पर अगर इसका आउटपुट देखते हैं तो देखो कैरेक्टर एस लिखा हुआ आ रहा है, एक कैरेक्टर को हमने स्ट्रिंग कर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूं तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल कोटेशन का ही यूज लूंगा मैं। अगर देखो यहाँ पर मैं डबल कोटेशन का यूज लेता हूं तो यहां पर आपके सामने एरर जनरेट होगी, बिकॉज ये जो है आपके डबल कोटेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर हम जो है सिर्फ सिंगल कोटेशन का ही यूज लेंगे एक कैरेक्टर के लिए। तो अब आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि अगर हमें पूरी एक शब्द को यानी कि स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर एरे का हेल्प लेना पड़ेगा। एरे के बारे में मैं ब्रीफली आपको पूरा आने वाले हमारे जो है टॉपिक्स के अंदर बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखो अगर आपको एरे बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस एरे का नाम दे दीजिए। जैसे मैं एस दे देता हूँ, स्ट्रिंग के मान के हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पर मान के चलो कि 5 कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहां पर मैं जाके इसके अंदर डबल कोटेशन का यूज लूंगा। यहां पर मैं जो है डबल कोटेशन की मदद से जो है इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा। तो यहां पर देखिए मैं जैसे लिख देता हूं राम, ठीक है, और यहां पर कर देता हूं इसको मैं, और इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूं सी आउट करके, ठीक है। यहां पर कर देता हूं स्ट्रिंग और इसको /n भी कर देता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। और यहां पर स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करके हम जो है यहाँ पर एस को प्रिंट कर देते हैं। अब इसका आउटपुट अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो देखो आपके सामने स्ट्रिंग और राम लिखा हुआ आ रखा है। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछेंगे जो पहली बार सी लैंग्वेज C++ देख रहा है अभी, वो बोलेगा इसके अंदर 5 लिखने का फिर औचित्य क्या रहा है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो है 5 कैरेक्टर ही स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूं SAMPAT, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो 6 है, मतलब मेरे पास जो कैरेक्टर है वो स्टोर हो गए हैं 6। तो यहां पर एरर जनरेट हो जानी चाहिए। ये देखिए एरर आ चुकी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर टू मैनी इनिशियलाइजर यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा कैरेक्टर स्टोर कर चुके हैं। इसके अंदर आप जो है बहुत ज्यादा कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर चुके हैं, ठीक है ना। और मैं अगर कोशिश करता हूं इसके अंदर जैसे 5 कैरेक्टर ये ले लिए मैंने, तो देखो यहां पर जो है लास्ट में यहां पर एस भी आ रखा है। ये किसका इंडिकेशन है, ये लास्ट एरे का इंडिकेशन, यानी एरे को भी यहां पर ये शो कर रहा है साथ में। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अपन कैरेक्टर को किस प्रकार यूज लेते हैं, एरे को किस प्रकार यूज में लेते हैं, ठीक है। एरे के बारे में वैसे मैं पूरा का पूरा आपको ब्रीफली पढ़ाऊंगा आने वाले हमारे जो भी नेक्स्ट टॉपिक होंगे उसके अंदर। लेकिन यहां पर आपको ये समझना है कि अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप स्ट्रिंग का यूज एरे का यूज लेंगे कैरेक्टर के साथ, और उसके साथ आप जो है साइज भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर साइज नहीं देता हूं तो इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली जितना चाहे हम जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि मैं अपना नाम पूरा का पूरा स्टोर करवा सकता हूं, अब ये ऑटोमेटिकली उसके साइज को डिटेक्ट करेगा और इसके अंदर स्टोर भी कर देगा। ये देखिए यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आ रही है। कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली कितने कैरेक्टर है उसको गिन के उसके अंदर स्टोर कर रखा है, एस के इस एरे के अंदर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग का जो साइज होता है मेमोरी वो 1 बाइट का होता है, ठीक है। तो मेरे सभी साथी आराम से समझ गए होंगे, और इसको आप जो है अलग से ये पूरा का पूरा एग्जांपल है, इसको भी आप देख सकते हैं अपने आने वाली क्लास के अंदर, पीडीएफ को लेके आप देख सकते हैं वैसे। और कैरेक्टर की सिंपल सी जो साइज है आप देख सकते हैं, कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट का होता है। रेंज 128 से 127 तक होती है। अनसाइंड जो कैरेक्टर होता है वो अगर 16 बिट अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपका 1 बाइट होगा, इसकी साइज 0 to 255 तक होगी। साइंड जो कैरेक्टर होता है उसके लिए आपके 1 बाइट साइज होगी, और यहाँ पर ये -128 से लेकर -128 से लेकर 127 तक जो है इसकी रेंज मानी जाती है। तो यहाँ पर कैरेक्टर समझ में आ चुका होगा सभी साथियों को, और अगर समझ में आ चुका है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दें भाई, सभी साथी लाइक बटन को जल्दी से प्रेस कर दें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। फ्लोट क्या करता है भाई, फ्लोट जो दशमलव वाली जो वैल्यू होते हैं, पहले आप ध्यान रखना कि जो दशमलव की जो वैल्यू होती है उसको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखो कीवर्ड इंटीजर के लिए इंट, कैरेक्टर के लिए CHAR, और स्ट्रिंग के लिए CHR मत लिख देना, वहां पर एरर का यूज कर लेना आप, और फ्लोट के लिए आप फ्लोट कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका जो साइज होता है मेमोरी में बेसिकली 4 बाइट्स का होता है, और यहाँ पर इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लोट A और B लिया है, और A के अंदर और B के अंदर अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो इसका जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट के अंदर जो है यहाँ पर देखो ये आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 3.145 जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। ये प्लॉट की जो वैल्यू की वो इसको जो है आउटपुट पर आपको शो करवा देगा। चलिए अब इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ लेते हैं हम।
अभी आपके सामने देखिए टर्बो की स्क्रीन आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जो अभी जस्ट हमने प्रोग्राम अभी पीडीएफ में देखा था वो सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर भी लिखा है, जिसमें ए के अंदर मैंने 5 वैल्यू को स्टोर किया है और बी के अंदर 3.15 को स्टोर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जाके इसको अगर रन करता हूँ तो देखो ये आउटपुट आपको मिल जाएगा देखने को, 3.15 जो है एग्जैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू होती है किसको शो कर रही है भाई, ये आपके फ्लोट डेटा टाइप को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, ये फ्लोट डेटा टाइप को शो कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है डबल डेटा टाइप के बारे में। किसके बारे में, डबल डेटा टाइप। तो देखो डबल डेटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डबल कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। डबल डेटा टाइप का जो साइज होता है वो होता है 8 बाइट का। कितना होता है, 8 बाइट का होता है। तो आप साइज ऑफ के अंदर अगर आप डबल डेटा टाइप को लिखते हैं यहाँ पर डबल को, तो वहां पर आपको साइज जो है 8 बाइट बताएगा। डबल और फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना, बस जो मेमोरी का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। फ्लोट के लिए 4 बाइट और डबल के लिए 8 बाइट का होता है। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका आउटपुट भी आपको देख सकते हैं। बस साइज का चेंजेस रहता है इसके अंदर, डबल का 8 और फ्लोट का 4 रहता है, बाकी ये दोनों के दोनों सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वॉइड के बारे में जान लेते हैं। तो वॉइड का मतलब होता है नल, यानी जिसके अंदर कोई वैल्यू ना हो। ठीक है ना, वॉइड में कोई वैल्यू नहीं होती है। ये डेटा टाइप फंक्शन और फंक्शन के पैरामीटर आर्गुमेंट के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। फंक्शन के पैरामीटर या जो आर्गुमेंट होता है उसके लिए हम वॉइड का यूज करते हैं। ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जबकि इंटीजर जो होता है, इंटीजर जो मैन होता है, इंटीजर जो होता है वो आपके रिटर्न करता है, या अलग जो भी डेटा है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करते रहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं बूलियन के बारे में। तो बूल, ठीक है, बूलियन जो कीवर्ड, बूलियन जो है डेटा टाइप, उसके अंदर ट्रू और फॉल्स को यूज में लेते हैं, आप सभी को पता होगा। बूलियन के लिए सिर्फ 2 कांस्टेंट वैल्यूज होती है। अब कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है जिसका मान कभी चेंजेस ना हो। कांस्टेंट भी एक प्रकार के वेरिएबल ही है, ठीक है ना। और जो सी लैंग्वेज पढ़ के अब यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर होते जा रहे हैं माइंड में। कांस्टेंट भी एक प्रकार का वेरिएबल ही है, लेकिन ये क्या है कि ये आपके स्पेशल वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू को कभी चेंजेस नहीं किया जा सकता। ये कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, और नॉर्मल वैल्यू को हम जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को आगे जाके चेंजेस कर सकते हैं। अगर ट्रू होता है तो उसका मतलब होता है 1, और अगर फॉल्स होगा तो ये 0 को रिटर्न करेगा, यानी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इसको भी एक सिंपल की प्रोग्राम की मदद से अगर आप समझना चाहे तो यहाँ पर देखो, ये आपके सामने एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत अगर आपको जो है या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर बूल वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पर ट्रू है इसके अंदर, जैसे मैंने स्टोर की है, ठीक है, और सी आउट करता हूँ इस वैल्यू को, तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू पहले ट्रू मिलेगी अपन को, और वैल्यू बाद में जब मैं फॉल्स करूंगा और उसके बाद वापस इसको मैं सी आउट करूंगा वैल्यू को, तो यहाँ पर ये क्या देगा, सो आपको फॉल्स देगा। तो ये बूल के बारे में है। बूल के अंदर 2 वैल्यू होती है, कांस्टेंट के अंदर वैल्यू होती है, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू 1 को और फॉल्स 0 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वॉइड कैरेक्टर क्या करता है, वॉइड wchar _ t, ये जो होता है वॉइड कैरेक्टर होते हैं। ये डेटा टाइप 2 बाइट्स का होता है, 2 बाइट्स या 4 बाइट का हो सकता है। wchar t जो होता है यूनिकोड के लिए यूज में होता है, यूनिकोड जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये अपनी आज की क्लास हो चुकी है साथियों। यहाँ पर अब आपके सामने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, जिनका आंसर आपको एक पेज के ऊपर लिखकर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, डेटा टाइप क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर 64 बिट है तो इंटीजर का साइज क्या होगा। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर 64 बिट है तो वहां पर आपका इंटीजर का साइज क्या सा होगा। तीसरा प्रश्न है आपका, डेटा टाइप का साइज ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लिया जाता है डेटा टाइप का साइज ज्ञात करने के लिए। बूलियन डेटा टाइप की 2 कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, जस्ट अभी हमने पढ़ी है। और अब यहां पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसका आपको आउटपुट बताना है। मैंने यहां पर लिखा है सी आउट, ठीक है, इंटीजर मैन के अंदर इंट और 16 बिट स्टोरेज साइज और साइज ऑफ इंट, और साइंड लॉन्ग इंटीजर स्टोरेज साइज, और यहां पर साइज ऑफ साइंड लॉन्ग इंट। इसका आउटपुट क्या आएगा आपको आउटपुट मतलब जो है अपने पेज के ऊपर लिख के बताना है। तो साथियों सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज की वीडियो जो क्लास है आप सभी को अच्छी लगी है तो आप सभी जो है इसको ज्यादा से ज्यादा साथियों तक जो है शेयर करें। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते रहें। साथियों देखो, जितनी ज्यादा तैयारी करोगे उतना ही आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आने की संभावना रहेगी। इसी के साथ मैं संपत लिलेड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं C++ की एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।